हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का जो है मैराथन क्लास जो चल रहा है 15 दिन 15 मैराथन का, उसमें डे 5 यानी कि 5वां दिन है। तो मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे मैराथन क्लास करने के लिए। चूँकि परीक्षा स्पेशल क्लास चल रहा है, यानी कि इसमें आपको जो है क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से जरूर कीजिए, ठीक मेरे भाई। चलिए चलते हैं। पहला चलो, क्लास कैसा होने वाला है, तो मैराथन क्लास कैसा होने वाला है मेरे भाई, मैराथन। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास का। देखो, आज करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 का श्वसन जो है, बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलो भाई चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे भाई, CO2 गैस। अगला क्वेश्चन चल, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा होगा तो मुझे माफ कीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 गैस भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। यानी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा, इनमें से सभी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ATP का विस्तारित रूप है। ATP का विस्तारित रूप क्या है, ATP का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई, रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा मुक्त, किस प्रकार श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन से। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है मेरे भाई, ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव में होता है, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखियो, कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किसमें, हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किण्विन क्रिया पाई जाती है, किण्विन क्रिया किस में पाई जाती है, किण्विन क्रिया, किण्विन क्रिया जो है हाइड्रा में ईस्ट में पाई जाती है। किण्विन क्रिया किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। किण्विन क्रिया किस में पाई जाती है मेरे भाई, ईस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है मेरे भाई, ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है, कॉकरोच का श्वसन अंग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है हर पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। हर पौधे जो है रात्रि में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। हर पौधे रात्रि में यानी कि रात में किस गैस का निष्कासन करते हैं, CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछलियों में श्वसन होता है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है मेरे भाई, ट्रैकिया के द्वारा होता है क्या, नहीं। फेफड़ा के द्वारा नहीं, शरीर की सतह से नहीं, क्लोम के द्वारा। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है मेरे भाई, क्लोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मानव श्वसन तंत्र में होता है, मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है मेरे भाई, मानव श्वसन तंत्र में स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होता है, फेफड़ा होता है, तीनों होता है। यानी कि इनमें सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कौन सी किस में होती है, यह क्रिया किस में होती है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो यह क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है निःश्वास द्वारा नकली वायु में रहते हैं, निःश्वास द्वारा नकली वायु में क्या रहती है मेरे भाई, निःश्वास द्वारा नकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, CO2। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है विसरण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो मेरे भाई वो अवायवीय शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस में बनता है, अवायवीय शोषण में बनता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती। किण्वन में जो है मेरे भाई क्रेब्स चक्र प्रक्रिया नहीं होती। कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, क्रेब्स चक्र प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप जो है 2 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है मेरे भाई, 2 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया जो मूल रोमों के द्वारा संपन्न होती है, रंध्रों के द्वारा संपन्न होते हैं, वात रंध्रों के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बीज है वो अंकुरित बीज होना चाहिए। कैसा बीज होना चाहिए, अंकुरित बीज। जैसे चना को आप फुलाते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो है ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है, तो मूल रोमों के द्वारा जो है जल का अवशोषण विसरण और परासरण दोनों विधि के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है A एवं B दोनों, जो कि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में होती है। श्वसन की ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है मेरे भाई, फेफड़ा का आकार कैसा होता है। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन पर देखो कह रहा है मछली का श्वसन होता है। मछली का श्वसन किससे होता है। मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। मछली का श्वसन किससे होता है, जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मेरे भाई कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है पायरुवेट से जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है। उपस्थिति में पहले था अनुपस्थिति, अब उपस्थिति में बोल रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट क्या बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा बनाता है।
अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, कह रहे एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है किससे? तो अकार्बनिक फॉस्फेट से। किससे निष्कासित होती है? अकार्बनिक फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन किस में होता है? पौधों में श्वसन जो है मेरे भाई वो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। पौधों में श्वसन किस में? तो इनमें सभी, जड़, तना, पत्ते सभी में होता है। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसन अंग का क्या नाम है? मछली का श्वसन अंग का नाम है मेरे भाई गिल्स। क्या नाम है? गिल्स। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है मेरे भाई? रंध्रों के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। कितने जोड़े मेरे भाई? 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 गैस, H2O यानी कि जल और ऊर्जा है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2, H2O और ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है मेरे भाई? ATP को। किसे? ATP को। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई? O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन। ये स्टोमेटा का मुख्य कार्य होता है, यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है? विघटन। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अवायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वायवीय श्वसन में कितने अवायवीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है और वायवीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है। तो मेरे भाई अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक, अवायवीय श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है? 2 ATP का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में 36 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है मेरे भाई? 36 ATP का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एक ट्रेकिया यानी श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? एक ट्रेकिया में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं मेरे भाई? एक ट्रेकिया में जो है 16 से 20 ट्रेकियल रिंग होते हैं। 16 से लेकर 20 ट्रेकियल रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किण्वन की प्रक्रिया है। किण्वन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? वायवीय श्वसन है या फिर अवायवीय श्वसन है मेरे भाई? किण्वन की प्रक्रिया जो है वो अवायवीय श्वसन है। किण्वन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है मेरे भाई? अवायवीय श्वसन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन के अभाव से हमारे पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। बायोलॉजी खत्म हुआ मेरे भाई। अब चलते हैं विष के दांत, जो हिंदी का चैप्टर 2 है। हिंदी का चैप्टर 2 जो है विष के दांत, उस पर चलते हैं। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं क्या मेरे भाई? मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे, तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत फटाफट से बताना तो मेरे भाई। विष के दांत शीर्षक पाठ जो है वो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब कितनी लड़कियां थी मेरे भाई? 5 लड़कियां थी। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है मेरे भाई? परिचित, परिचित,
परिचित परिचय। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता जी का नाम था प्रभावती शर्मा। क्या नाम था मेरे भाई, प्रभावती शर्मा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की लड़कियां कैसी है। सेन साहब की लड़कियां सुशील है। कैसी है मेरे भाई, सेन साहब की लड़कियां जो है सुशील है। सेन साहब की लड़कियां सुशील है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है मेरे भाई, नलिनी विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच ठरिस और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है। विष के दांत किस पाठ का है, विष के दांत। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। किस रंग की थी मेरे भाई, काली रंग की थी। यहाँ तक दिक्कत तो बताओ, यहाँ तक मेरे उम्मीद से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ मेरे भाई, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत पाठ की विधा है कहानी। विष के दांत पाठ की विधा क्या है, कहानी। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। अगला क्वेश्चन पर चलें। खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है मेरे भाई, खोखा जो है विष के दांत कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है, विष के दांत। अगला क्वेश्चन मदन किसका बेटा है। मदन गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है मेरे भाई, गिरधर लाल का बेटा है। अगला क्वेश्चन पर चले। सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पांचों किनकी बेटियां हैं। सेन साहब की। सीना रजनी आलो सुफाली आरती पांचों जो है सेन साहब की बेटियां हैं। अगला क्वेश्चन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है, खोखा। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है मेरे भाई, खोखा। कौन है, खोखा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा का अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अगला क्वेश्चन खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने। अगला क्वेश्चन सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी मेरे भाई, सेन साहब की कार की कीमत जो है वो 8,500 थी। कितनी थी, 8,500। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा। अगला क्वेश्चन पर चलें। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, खोखा से। किससे, खोखा से। अगला क्वेश्चन महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा जी है। कौन है मेरे भाई, नलिनी विलोचन शर्मा जी है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के। किस वर्ग के, मध्यम वर्ग के। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटा खोखा को जो है बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा जो है कासू ने चकनाचूर किया था। किसने चकनाचूर किया था, कासू ने चकनाचूर किया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। खोखा के पिता है, खोखा के पिता कौन है, सेन साहब। खोखा के पिता कौन है, सेन साहब। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसके घर के लिए घर में अलग से नियम थी, दूसरी तरह की शिक्षा थी। खोखा के लिए। खोखा के लिए जो है घर के लिए अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र की कही है। यह कहानी मतलब किस पात्र ने कही है, तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेन साहब ने कही है। किसने कही है, सेन साहब ने कही है, गिरधर लाल को बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त है, सेन साहब की। किनकी, सेन साहब की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सीमा रजनी आलो सुफाली पांचों किसकी बहनें थी। पांचों जो है खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी, खोखा की बहनें थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत। कौन सी कहानी? विष के दांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है मेरे भाई? खोखा। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। कौन है मेरे भाई? खोखा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से हुई थी मेरे भाई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहा है काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किनकी? सेन साहब की। किनकी थी मेरे भाई? सेन साहब की। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? 2। मदन खोखा कितने दांत तोड़ डाले मेरे भाई? 2। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मार खाना मामूली बात थी। अगला क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है मेरे भाई? सेन साहब का। यह कथन किसका है? सेन साहब का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? विष के दांत। कौन है? विष के दांत। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रस्क शब्द का अर्थ है, रस्क शब्द का क्या अर्थ है मेरे भाई? रस्क शब्द का अर्थ है संबंध। क्या अर्थ है मेरे भाई? संबंध। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ जो है लट्टू नचा रहा था। लहू टाइप हो चुका है मेरे भाई, मिस्टेक है, यहाँ पर लट्टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? लट्टू। लट्टू लिख लेना, लट्टू नचा रहा था, यहाँ पर लट्टू टाइप कर लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या, अब जो है अगला जो है आपका चैप्टर 4 चलने वाला है। कौन सा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग रेडी हो मेरे भाई? मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे, तो हम आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? सिक्कट का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सिक्कट का अर्थ होता है मोम। सिक्कट का अर्थ क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व के लिए। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ माँ को। किसको कहा है? अल्पज्ञ माँ, सॉरी दयनीय जीव। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है दयनीय जीव जो है अल्पज्ञ पिता को कहा है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखो। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उदार वृत्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है? सॉरी पाश्विक वृत्ति का परिणाम है, मिस्टेक हो रहा है भाई, पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन पर चले। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्यायन है। क्या है? वात्स्यायन है। अगला क्वेश्चन पर चले। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन पे चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? कौन सा निबंध जो है नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव बढ़ाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है? ललित निबंध। कौन सी विधा है मेरे भाई? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलें। नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है मेरे भाई? पाशवी वृत्ति का। किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। अगला क्वेश्चन, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं मेरे भाई? बर्बरता समापन हेतु। किस लिए काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु। अगला क्वेश्चन, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक से उनकी छोटी बेटी ने किया था। किसने किया था? लेखक की छोटी बेटी ने किया था। अगला क्वेश्चन, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर
हाजिरा प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता, ठीक, और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? तो नाखूनों, किसके? नाखूनों। अगला क्वेश्चन चले मेरे भाई, नाखूनों के माने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे, शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय में भी और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी, यानी कि इनमें सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं मेरे भाई? सहजात वृत्तियां जो है अनजान स्मृतियों को कहते हैं। सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव बढ़ाता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन सा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? लेखक के अनुसार जो है नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? तो त्रिकोण भी है, चंद्राकार भी है, वर्तुलाकार भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे खराब ही नहीं होते हैं? तो कालिदास ने। किसने कहा था मेरे भाई? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? दधीचि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। अगला क्वेश्चन, कुटज के रचनाकार हैं। कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बनाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति की रचना के रचनाकार हैं। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मोह पुराना का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसे कहा है? नाखून को। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी क्या है मेरे भाई? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। किसने पूछा था? द्विवेदी जी की छोटी लड़की ने, छोटी बेटी ने। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें जो है सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी सही है, और सब नए खराब नहीं होते, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी और ए और बी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या करें, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में लगाओ, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन हुआ एंड। अब हम चलेंगे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर पर। किस पर चलेंगे मेरे भाई? संस्कृत के क्वेश्चन आंसर पर। रेडी? आप लोग रेडी हो मेरे भाई? तो चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं मेरे भाई? 5। कितने मंत्र हैं? 5। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है गायन्ति देवा पुरुषा शुरुआत, यह पद किस पुराण से उद्धत है? गायन्ति देवा पुरुषा शुरुआत सुर तत्वात, यह जो है पद किस पुराण से लिया गया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। किस पुराण से
लिया गया है? तो यह पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग जो है एकता के भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारतीय धरा कैसी है? भारतीय धरा जो है कैसी है? भारतीय धरा जो है विशाला है। कैसी है? विशाला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत में पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पुराणों से जो है 2 पद यानी कि 2 मंत्र संकलित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत में पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत में पाठ में द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है मेरे भाई? भागवत पुराण से। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का जो है तुलना देवता से की गई है। किससे की गई है? देवता से की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान जो है देवता लोग करते हैं। कौन करते हैं? देवता लोग करते हैं, देवता गान करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? फटाफट से बताओ मेरे भाई। भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर पर्वत और निर्झर से। किससे सेवित है? सागर पर्वत और निर्झर से। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है मोक्ष प्रदान करने हेतु भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने हेतु भूमि कौन है? भारत। मोक्ष प्रदान करने हेतु भूमि कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है मेरे भाई? वेद व्यास जी। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है मेरे भाई? उमाशंकर मिश्र। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर मिश्र। अगला क्वेश्चन, कितने पुराण है? कितने पुराण है मेरे भाई? पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग पवार्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? स्वर्ग पवार्गास्पद मार्ग भूते जो है भारतवर्ष को कहा गया है। किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं मेरे भाई? भारत की शोभा से जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में जो है भारत का वर्णन किया गया है। किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत का। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। विभिन्न जातियों और धर्म के लोग भारत में एकत्व के भाव से रहते हैं। अगला क्वेश्चन, एम निर्मला डॉट डॉट वहंते वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? देवगन क्या गाते हैं? देवगन क्या गाते हैं मेरे भाई? देवगन क्या गाते हैं? देवगन जो है गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? गायन्ति देवा प्रोसा सुरत्वात यह पद किस पाठ से लिया गया है? यह पद जो है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, अब जो है आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है। इतिहास खत्म हो चुका है मेरे भाई, अब इकोनॉमिक्स चलेगा। तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 कौन सा है? अर्थव्यवस्था एवं विकास, इसके विकास का इतिहास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है मेरे भाई? 2। कितने भागों में? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है मेरे भाई? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं?
हमारे भारत देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे भाई? तो 7। कितने? 7। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। किसमें है मेरे भाई? भारत में है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय बटा प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? विकसित कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखो भाई, बीमारू राज्य में बिहार आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है और उड़ीसा आ रहा है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू में बिहार पहले पकड़ लो, बिहार बीमारी राज्य है, बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था मेरे भाई? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे भाई? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य बिहार है। बीमारू राज्य कौन है मेरे भाई? बिहार है। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य है कृषि प्रधान। बिहार राज्य कैसा है? कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है, खनन शामिल है, पशुपालन शामिल है, यानी कि तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी मेरे भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है सामाजिक कल्याण। क्या गुण होता है मेरे भाई? सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रूटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रूटलैंड आयोग जो है सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से क्या कह रहा है मेरे भाई? निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है मेरे भाई? महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा। क्या हो जाएगा? सेवा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई? भारत में योजना आयोग का गठन 15 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तीसरी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तीसरी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव विकास, क्या कह रहा है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है?
यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस आयोग या फिर कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ब्रोटलैंड आयोग ने। किसने प्रस्तुत की थी? ब्रोटलैंड आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 ईस्वी को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने निर्धारण किया था? योजना आयोग ने। किसने निर्धारण किया था? योजना आयोग ने। यहाँ पर ग छूट चुका है मेरे भाई, ग जो टाइपिंग है वो छूट चुका है, तो आप लोग ग लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है खनन को किस कार्य क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं मेरे भाई? कृषि क्षेत्र में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तृतीय क्षेत्र में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? तृतीय क्षेत्र। नो 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 द्वितीय क्षेत्र हो जाए। गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है क्या कहलाता है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? समावेशी विकास। यहाँ पर स टाइप होना मिस्टेक हो गया मेरे भाई, स टाइप नहीं हुआ था, स टाइप कर लेना, समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट चाहे योजना आयोग ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? योजना आयोग ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो किसका गठन जो है राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था मेरे भाई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था मेरे भाई? दूसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है मेरे भाई? गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट। क्या कह रहा है मेरे भाई? मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है शैक्षणिक स्तर पर तैयार की जाती है, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है इनमें सभी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो बिहार के विकास में जो गरीब, बेरोजगारी और बाढ़ तीनों बाधक है। देखो बिहार के विकास में जो है बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी तीनों बाधक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। तो वह देश है मेरे भाई श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखो ब्रोटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ब्रोटलैंड आयोग किससे संबंधित है मेरे भाई? ब्रोटलैंड आयोग धारणीय विकास से संबंधित है। अब जो चैप्टर 2 पर चलने वाले हैं मेरे भाई, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हो गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेडी हो गए। तो चलो चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर किया जाए। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है मेरे भाई?
भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 कितनी है? 25,494 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है मेरे भाई? आयकर को। किसको शामिल किया गया है? आयकर को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है बिहार का है। किसका है? बिहार का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय की वृद्धि विकसित देशों के आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्थिक वृद्धि का। किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है रैगनर नक्स ने दी थी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर नक्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है। कौन है? गोवा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखो कह रहा है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? एक साल में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहेंगे मेरे भाई? एक साल में किसी राष्ट्र किसी देश की अर्जित कुल आय को जो है हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो गरीबी निर्धारण है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम जो है 2400 कैलोरी निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 2400 कैलोरी। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी मेरे भाई? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो निम्नलिखित में से जो है हम किस वस्तु के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? ठीक, तो किसको जोड़कर करते हैं? मूल्य योग विधि को। किसको जोड़कर करते हैं? मूल्य योग के विधि को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है मेरे भाई? लगान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था मेरे भाई? 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे? चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है उत्पादन आय व्यय तीनों से। चक्रीय प्रवाह का संबंध उत्पादन आय और व्यय तीनों से, यानी कि इनमें सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है?
आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? मूल्य ह्रास का मूल्य किसमें शामिल है मेरे भाई? जीडीपी में। किसमें शामिल है? जीडीपी में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में भारत सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है मेरे भाई? तो एनएनपी में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। आपका जो क्लास हो गया एंड मेरे भाई, आप यहाँ तक क्लास किए तो भाई थोड़ा सा हेल्प हमारा कीजिएगा। आपका ये चैनल का लोगो दिख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।